Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्यों ये चर्चा में है, और इस पे अगर एस्से लिखने आता है मैं एसएससी सीजीएल के लिए तो हम किस तरीके से एस्से राइटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ज्वलंत टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्से राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। तो जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी डिबेट भी है इस चीज़ पे। द गवर्नमेंट विल चेंज बट द इस्लामिक लॉ कैन नेवर बी चेंज्ड। तो इस तरीके से हमको इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस तरीके की बातें जो इस तरीके के जो न्यूज़ हम सुनते रहते हैं तो उससे हमें पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो हमको अगर पूरी बातें क्लियर करना है, और ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, सोशल इशू है ये, तो इसको हम देखते हैं और समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर इस पे हमें एस्से राइटिंग आती है तो किस तरीके से हम एस्से राइटिंग करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो हमारा पार्ट है, और इस एस्से को ख़त्म करते करते तक हम ये सारी बातें जान चुके होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्यों ये देश में ये डिबेट शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, और बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से शुरू करेंगे। वन कंट्री टू लॉज, two ways to treat the citizens of the same nation. Article 44 of the Constitution itself says that the states shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Uniform civil code means that all citizens of India will be governed by the same set of secular civil laws in matters of marriage, divorce, maintenance, adoption, inheritance. Maintenance या alimony होती है, जो अगर किसी का डाइवोर्स से आता तो उसके बाद हस्बैंड को जो पैसे देने रहते हैं अपनी वाइफ को, तो वो सारी चीज़ें इस मेंटेनेंस में इंक्लूड करी जाती हैं। ठीक है। तो एक देश में अलग अलग धर्मों के या जाति या लिंग के आधार पे अगर अलग अलग जो है वो रूल्स हैं या लीगलिटी अलग अलग है, तो उन चीज़ों को हटाना है। तो हमें सेम या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना है देश में, जो सभी लोगों के लिए समान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब देखिए हम बॉडी पार्ट में बताएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें आई और क्या हो रहा है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। इट इज़ एन आयरनी दैट अ हिंदू वुमन enjoys the complete right of being the single soulmate of her husband. Muslim women, on the other hand, don't have this privilege, while a Hindu male is punished with an imprisonment of 7 years if he errs in bringing in a second wife. A Muslim male can have 4 wives. Getting divorced too is as easy as uttering the word talaq thrice to your wife. तो देखिए दो डिफरेंस है जो हमने यहाँ पे बताए हैं। जैसे कि अगर कोई हिंदू मेल है हिंदू मेल है तो वो सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, 2 शादियाँ नहीं कर सकता। अगर दूसरी शादी करता है तो उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। और वहीं पे अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो वो मुस्लिम व्यक्ति है, वो 4 शादियाँ कर सकता है। कितनी शादियाँ कर सकता है? 4 शादियाँ एक साथ, मतलब 4 वाइफ्स हैं उसकी, वो एक साथ रहेंगी। हिंदू व्यक्ति को अगर शादी करना है तो उसे पहली वाइफ से डाइवोर्स लेना पड़ेगा, और डाइवोर्स लेने के साथ साथ ही उसको एलिमोनी, जो कि मेंटेनेंस हम जो बोलते हैं, वो भी देना पड़ेगा। और मुस्लिम धर्म में ये चीज़ भी मान्य नहीं है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है, तलाक 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 बोलकर अगर छोड़ देता है, तो उसके बाद उसको वहां पे अपनी वाइफ को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हम सीख गए, पहली चीज़। अब देखिए पहला जो केस आया 1985 में, शाह बानो केस था। इन दिस केस अ वेरी पुअर मुस्लिम वुमन क्लेम्ड मेंटेनेंस आफ्टर शी वॉज डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट एंड डिस्टर्बेंस इरप्टेड एंड द एंगर फ्लेयर्ड। अब देखिए केस तो जनरल था, सोशल इशू था, पर उसके लिए भी गुस्सा आ गया लोगों को। ठीक है कि नहीं। टू मोलिफाई द एंगर ऑफ द माइनॉरिटी, द गवर्नमेंट लेड बाय late Prime Minister Rajiv Gandhi immediately sprung into the action and the parliament passed the Muslim women's protection rights. अब देखिए ये जो हो रहा है, विच नलीफाइड द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पास्ड इन शाह बानोस केस। ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई स्वाविवेक के हिसाब से बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने जो अपना डिसीजन दिया वो दिया। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ देखने वाली है। पहली चीज़ तो इसको धार्मिक मुद्दा बना दिया गया, ठीक है कि नहीं, रिलीजियस इशू बना दिया गया। दूसरी चीज़ इसको क्या बना दिया गया? पॉलिटिकल इशू। देखिए तो यहाँ पे रिलीजियस जो नेता रहते हैं वो अपना फ़ायदा उठाते हैं, और पॉलिटिशियंस अपना वोट बैंक के लिए इस चीज़ को पॉलिटिकल मुद्दा बनाती है। तो इन दोनों चीज़ों के अंडर दब के ये जो सोशल इशू था हमारा, वो पूरी तरीके से गायब हो गया भाई, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो शाह बानो को अल्टीमेटली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए उसके कारण उसको फ़ायदा नहीं मिल पाया। अब जो अगला केस आया, द सेकंड केस वाज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। व्हेन इन क्वेश्चन ऑन द लीगलिटी ऑफ द सेकंड मैरिज ऑफ हिंदू हस्बैंड आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इस्लाम वाज इन क्वेश्चन। मतलब देखिए अब क्या है कि जब हमने एक चीज़ बोली कि जब कोई हिंदू व्यक्ति है वो क्या कर सकता है कि दोबारा, अगर जैसे वो 2
पत्नियों को एक साथ नहीं रख सकता, मतलब अगर एट अ टाइम अगर वो 2 पत्नियां रखना चाहता है तो नहीं हो सकता है वो। तो अगर क्या करे कि वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होकर उसको ये फैसिलिटी मिल जाएगी क्या? तो ये वाली बात क्वेश्चन में थी कि अगर कोई दूसरे धर्म से मुस्लिम धर्म में आ जाता है तो उसको ये फैसिलिटी मिलना चाहिए कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ने अगेंस्ट इसके डिसीजन दिया, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप 2 पत्नियों को एक साथ रखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदू से मुस्लिम बन जाएंगे और आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप अपने धर्म का परिवर्तन इसलिए ना करें कि आप 2 पत्नियां रखना चाहते हैं, कुछ अच्छे कारणों से करें, अपने मन के अनुसार करें, अच्छी पॉजिटिव बातों को लेकर अगर हम धर्म परिवर्तन करते हैं, जो कुछ भी अभी इंसान की इच्छा है अपनी अपनी, तो हम नेगेटिव जो एक मैसेज जाता समाज में, तो उस चीज़ को हटाने के लिए क्या करा, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। चलिए, अब यहाँ तक तो ये एक्सप्लेनेशन था कि क्या क्या हुआ हमारे देश में, और कम से कम शब्दों में ये ऐसे कम से कम 300 से ऊपर वर्ड्स का है, 350 वर्ड्स के बिटवीन में होगा ये, 300 to 350 वर्ड्स के अराउंड होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमको कई सारी चीज़ें इंक्लूड करनी थी और काफ़ी एक्सप्लेन भी करना था, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करा है। आप इजीली इसको 250 शब्दों में लिख सकते हैं। कंक्लूजन पार्ट है, वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट अ वेपन डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, इट इज सिंपली अ कोड दैट पुट्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर अंडर वन अम्ब्रेला व्हेन द Constitution of the nation guarantees equality, allowing discrimination on the ground of religion and gender is totally unconstitutional, unethical, unwarranted and unlawful। ठीक है ना, कि अब ऐसा देश है जहाँ पे हमको इक्वालिटी का पार्ट पढ़ाया जाता है और वहाँ पे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे नेशन के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम बताते हैं कि भाई ये कोई कम्युनल इशू नहीं है, ये सोशल इशू है, तो जिसको हमको दूर करना है ना। तो इस तरीके से हमने कंक्लूजन में हमें हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें क्लियर करना है कि किस तरीके से हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे वीडियो यहीं समाप्त होता है। हिंदी में भी इस टॉपिक पे वीडियो आएगा, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कई सारे तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बाजू में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।